जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सेल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे और दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर ही बने होते हैं, और सेल का ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बिना लाइफ अधूरी सी है। ऐसा क्यों? आपको पता ही होगा कि सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और इस टाइप के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को एक सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। और अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। आउटर मोस्ट लिविंग एंड लिमिटिंग लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये केवल एनिमल्स में ही होती है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। और अगर हम इसका एक कैरेक्टर देखें या एक फीचर देखें तो ये सेमी परमेबल होती है। दैट मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल में आने वाले यूजफुल या हार्मफुल चीज़ों को अलाउ करती है टू लेट इन और आउट। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूजफुल चीज़ों को एंट्री देती है और हार्मफुल चीज़ों को अंदर आने के लिए एंट्री नहीं देती है। फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, बट समटाइम्स इसकी थिकनेस 60 to 100 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें 60 to 80% प्रोटीन की मात्रा होती है और लिपिड की मात्रा 20 to 40% होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। उस मात्रा में इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनकी मात्रा 2 to 10% होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो अब हम इनके ये देखते हैं कि ये किससे बनी होती है। तो ये मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। अगर हम फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार होता है कि इसका जो हेड होता है वो फॉस्फेट का बना होता है, और इसकी जो टेल होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है। और फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड टेल को जोड़ने के लिए ग्लिसरॉल वहाँ पर होता है। और इसका जो फॉस्फेट हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, और फैटी एसिड टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हेटिंग। तो इस तरह ये जो इसकी एक यूनिट है इससे मिलकर एक बाइलेयर बनती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल या कॉन्सेप्ट दिए थे। तो उनमें से एक मॉडल था या कॉन्सेप्ट था यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड रॉबर्टसन। इन्होंने 1959 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरह की सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर यानी कि मिडिल में बाइमोलिकुलर लिपिड लेयर पाई जाती है, जिसकी थिकनेस 45 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसी लिपिड लेयर के दोनों तरफ 15 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर्स पाई जाती हैं, यानी कि पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो डेविड रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के बाद सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे हम फ्रूट मोज़ेक मॉडल के रूप में स्टडी करते हैं। ये जो मॉडल था सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। ये मॉडल इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, और प्रत्येक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है। जैसे कि अभी हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था कि इनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। फिर अगर हम देखें
कि इसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल इस तरह से अरेंज होते हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की ओर होती है और हाइड्रोफिलिक टेल अंदर की ओर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार की प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती हैं जो अनिश्चित क्रम में होती हैं और इसी अनिश्चित क्रम में ये मोज़ेक के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए ही इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया था। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो कितनी तरह की होती हैं, तो वे प्रोटीन जो इस मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये एक साइड से दूसरी साइड तक इलॉन्गेटेड होती हैं। और दूसरी प्रोटीन होती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं जो एक्सटर्नली अरेंज होती हैं, उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसैकेराइड के रूप में यहाँ पर अरेंज होती है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से भी जुड़े हुए हो सकते हैं या लिपिड मॉलिक्यूल से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कार्य होते हैं, तो पहला कार्य जो होता है परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। दूसरा फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बाहर से आने वाले जो आयंस होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन साइड से लो कंसंट्रेशन साइड की ओर मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या एटीपी यूज नहीं होती है। दूसरा जो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं या अपनी लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड की ओर मूव करते हैं और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एटीपी ज़रूरत होते हैं। और तीसरा फंक्शन अगर हम देखें तो एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकाला जाता है और एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर लिया जाता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर मैक्रो मॉलिक्यूल अगर लिक्विड है तो हम उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलेंगे और अगर मॉलिक्यूल सॉलिड है तो हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। फिर इसका चौथा फंक्शन जो है सेल्यूलर रिकॉग्निशन एंड एडिशन। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके द्वारा ही एक सेल दूसरी सेल को पहचान सकती है। मतलब जैसे कि जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो एडिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ही जो टिश्यूज होते हैं जैसे कि लिवर, हार्ट, ये सब एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो आप सबको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आगे सबको हेल्पफुल हो।